हेलो एवरीवन, आज देखिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। तो इसे आप देख के चेक कर सकते हैं कि आप अपने बोर्ड के लिए कितने तैयार हैं। तो ये केमिस्ट्री के सभी चैप्टर जो 1 से 5 तक हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं यहाँ पे लाई हूँ। तो चलिए एक एक करके चेक करते हैं, ठीक है गाइज। तो यहाँ पर देखिए क्या था, Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम तो क्या बनाएगा, 2 एल्युमिनियम है तो ये हमारा बना देगा एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये साथ में है। और क्या करेगा, आयरन को मतलब क्या, लोहे को फ्री कर देगा, ठीक है। तो कहता है इस पूरे इक्वेशन में द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल। तो ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है, तो यहाँ हो जाएगा क्या, ए नंबर में है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, दूसरे में है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, तीसरे में डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डी नंबर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि ये रिएक्शन क्या होते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो दो चीज़ें एक हो जाती हैं और डबल डिस्प्लेसमेंट पे तो दो जगह चले जाते हैं चीज़ें, और कंपोजिशन में संगठित हो जाते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट में देखिए क्या होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका दिया ही हुआ है गाइज। तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हो रहा है, एल्युमिनियम जो इसके साथ था वो इधर आके क्या हो गया है, इधर आके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लिया है और Fe को बाहर कर दिया है। तो ये इसका स्थान क्या हो गया, चेंज हो गया। इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है गाइज। आगे की ओर हम चलते हैं। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन जो है कहता है व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट क्लोराइड एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। जब हम आयरन फिलिंग्स में क्या करते हैं, तनु हाइड्रोक्लोराइड एसिड डालते हैं जिसमें कि पानी मिला हो, तो क्या होता है। तो ये रिएक्शन इस ऑप्शन जरा देख लेते हैं, ऑप्शन की ओर गौर करते हैं। तो पहला हाइड्रोजन गैस आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनते हैं। और सेकेंड में हमारे पास क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस, क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनते हैं। तीसरे में हमारा है नो रिएक्शन टेक प्लेस, यानी कि कोई रिएक्शन ही नहीं करता। डी नंबर में है आयरन सॉल्ट वाटर आर प्रोड्यूस। तो यहाँ पर सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है। तो इसका क्या होगा, जल्दी से आप एक ऐसा कीजिए, आप कॉपी ले लीजिए, उसमें टिक करते रहिए, आपको पता चलेगा कितने मैंने सही किया कितने मैंने गलत किया। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा गाइस, ये होगा हाइड्रोजन गैस आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। कब होगा, तो जब ये रिएक्शन होगा, ठीक है गाइस। आगे की ओर हम चलते हैं। अब सेकेंड चैप्टर के हम कुछ देख लेते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव को क्वेश्चन को इसे हम चेक करेंगे, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए पहला जो क्वेश्चन हमारे पास आया है वो है ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स pH इज लाइकली टू बी। कहता है कि अब क्या है, तो एक सॉल्यूशन है आपके पास, उसका क्या हो जाता है, वो रेड से ब्लू हो रहा है। वो क्या हो रहा है, रेड से ब्लू हो रहा है। तो इसका pH मान क्या हो सकता है, आपको पता होगा बेस और एसिड के बारे में। एसिड क्या होते हैं, एसिड क्या होते हैं, ब्लू को कर देते हैं रेड, और जो बेस होते हैं वो करते हैं रेड को ब्लू। तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, जो भी ये सॉल्यूशन है वो क्या हो रहा है, बेस है। तो बेस होगा, तो जब बेस होगा तो आपने पढ़ा होगा अपने चैप्टर में एक pH स्केल होता है जिसमें 7 होता है। जो 7 वाला अंक पे आता है वो ना क्षारीय होता है ना अम्लीय होता है, ना एसिड होता है ना बेस होता है। तो इधर का जो होगा 1 to 7 ये हमारा कहलाएगा एसिड, और 7 to 14 तक होता है तो इसे हम कहते हैं बेस। तो ये हमारा कहाँ जा रहा है, ये बेस बनेगा, क्योंकि रेड वाला को ब्लू कर रहा है तो बेस बनेगा। इसीलिए ये 7 से, देखिए सभी छोटे हैं तो ये 7 से बड़ा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बेस होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा राइट आंसर, देखिए डी नंबर। आई होप आपको समझ में आई होगी। आगे की ओर हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर। A solution reacts with crushed egg shell to give a gas that turn lime water milky.
द सॉल्यूशन कंटेंट कहता है कि आप क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, जो क्रश करके एग सेल को देते हैं, उसकी छिलकों को दे देते हैं। तो इसमें क्या होता है, कार्बन ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो वो क्या हो जाता है, वो जो गैस हो जाता है वो क्या हो जाता है मिल्की, लाइम वाटर हो जाता है मिल्की। अब उस सॉल्यूशन में क्या था भाई, जो मिल्की हो गया। तो इसे हम देखने के लिए समझते हैं, इसका आंसर कौन बताएगा, तो कौन बताएगा। देखिए आपका सही हुआ, तो बी नंबर होगा हाइड्रोक्लोरीन। ठीक है, क्लोराइड। तो ये देखिए सही हुआ कि नहीं हुआ। आगे की ओर जाते हैं हम। ओ गॉड, इसमें तो मैंने पहले ही आंसर बता दिया। ओके कोई बात नहीं, इसे पढ़ लेते हैं पहले। 10 ml of a solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of given solution HCl. If we take 2 ml of the same solution of NaOH, the amount of HCl solution, the same solution as before, required the neutralize it will be। कहता है कि हमें एक क्या है 10 ml NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्लोराइड चाहिए। उसके बाद ये जो NaOH को लिए हमने 10 को, उसमें हम क्या करते हैं 8 ml दे देते हैं HCl। अब HCl दे देते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये न्यूट्रलाइज हो जाता है, यानी कि इसकी क्षमता खत्म हो जाती है। तो आधी हम 20 ml लेते हैं, तो हमें कितना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका सिंपली सी बात है, जब हमने क्या किया है 10 ml लिया है तो 8 देना पड़ा। तो हम 20 ml लेंगे तो क्या है, इसका दुगना है, ये इसका दुगना है भाई, और इसका भी दुगना होगा तो 16 ही होगा ना। तो डी नंबर इसका आंसर होगा। कुछ नहीं पढ़ना लिखना है आपको, इसमें थोड़ा सा मैथ का लगाना है। ठीक है गाइज, आगे की ओर बढ़ते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। कहता है कि इसे अब हमें जब इंडाइजेशन हो जाते हैं, ब्लोटिंग वगैरह हो जाता है घर में, तो उसके लिए कौन सी मेडिसिन दी जाती है। तो उसके लिए क्या दी जाती है, फर्स्ट में है एंटीबायोटिक दी जाती है, एनाल्जेसिस और एंटासिड और एंटीसेप्टिक। ये सभी क्या दिया जाता है, आप बताइए। तो देखिए भाई, मुझे जहाँ तक पता है एंटीबायोटिक तो बुखार वगैरह में जाता है, और एंटीसेप्टिक जो होता है वो तो दिया जाता है जब कोई कट वगैरह लग जाता है। और एनाल्जेसिस के बारे में उतना पता नहीं, और एंटासिड के बारे में आप बता दीजिए। चलिए हम बात कर लेते हैं, इसके आंसर की ओर चलते हैं। तो देखिए क्या आता है, सी नंबर एंटा एसिड। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें थोड़ा सा एसिड वाला आ भी रहा है कि एंटा मतलब उसको ख़त्म कर देंगे, एसिड जो भी होगा उसे हम गायब कर देंगे। तो इसे हम थोड़ा साइकोलॉजी भी समझ सकते हैं। एंट एसिड है, एंट एसिड मतलब कि एंटी, कहीं भी एंटी लगता है तो क्या होता है, डिस एंटी वगैरह क्या होता है उसके विरुद्ध। तो इसे थोड़ा सा हम वर्ड फॉर्म में भी याद रखेंगे तो याद रहे। आगे देखते हैं हम। अब आ रहा है हमारा मेटल और नॉन मेटल, धातु अधातु के बारे में। अब हम इसके एक एक ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो आपको मैंने पहले ही बताया था, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, कोई चीज़ को अलग कर रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, पहला तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो NaCl सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल, NaCl और कॉपर मेटल के साथ होगा। तो फिर MgCl2 सॉल्यूशन एंड एल्यूमिनियम मेटल। फिर हमारा सी है FeSO4 सॉल्यूशन एंड सिल्वर मेटल। फिर डी नंबर में है Na3 सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, जरा सोचिए, अपने कॉपी में लिख ही रहे होंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो है डी नंबर, और ये हो गया हमारा Na3 सॉल्यूशन और कॉपर मेटल। कितने सही हो रहे हैं आप बता रहे हैं। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स यूज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एज an iron frying pan for
रस्टिंग। तो हमें क्या होता है कि आयरन फ्राइंग पैन जो लोहे की कढ़ाई होती है उसको जंग लगने से बचाने के लिए क्या अप्लाई करते हैं, किस चीज़ की मेथड का यूज करते हैं, उसके बारे में आपको ये भाई साहब पूछ रहे हैं। तो पहला है अप्लाइंग ग्रेज, अप्लाइंग फेंट, अप्लाइंग ए कोट ऑफ जिंक, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें क्या सभी को यूज करना है, जिंक की कोटिंग करनी है या पेंट लगा देना है और ये ग्रीस लगा देना। तो ग्रीस क्यों लगाओगे भाई, क्योंकि वो शटर थोड़ा ना इसको फिसलाना है या फिर कोई मशीन तो है नहीं जो उसे मतलब घसना है। कढ़ाई है बाबू, उसमें खाना बनेगा। फिर ये हमारा है अप्लाइंग पेंट, पेंट बनाएंगे तो खाना कैसे खाएंगे। और इसके ये दोनों तो ख़त्म हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो हो गए हैं। तो एक ही भाई साहब बचे हैं कि आपको क्या करना है, कोटिंग ऑफ जिंक अप्लाई करना है। आप जिस भी जिंक रस्टिंग से बचाना है उसे हम कोटिंग ऑफ जिंक कर सकते हैं। आगे की ओर देख लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए भाई साहब क्या आ रहे हैं, सी। यस, आगे की ओर हम चलते हैं। एन एलिमेंट्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव ए compound with a high melting point. This compound is also soluble in water. The element is likely to be, कहता है एक एलिमेंट है, धातु है जो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या कर रहा है, एक कंपाउंड बना रहा है और हाई मेल्टिंग पर, मतलब कि उच्च दर पर ये दर मेल्ट हो रहा है, पिघल रहा है। तो क्या हो रहा है, इस कंपाउंड के सॉल्यूशन में कौन सा एलिमेंट है भाई साहब। तो पहला तो हमारे पास है कैल्शियम, दूसरा है कार्बन, फिर सिलिकॉन, फिर आयरन। देखें इसका आंसर क्या आ रहा है, क्या आप लोगों ने सही आंसर दिया है। तो ए नंबर इसका कैल्शियम है। ठीक है गाइस, आगे की ओर बढ़ते हैं। फूड कैंस आर कोटेड विथ टीन एंड नॉट विथ जिंक बिकॉज, कहता है कि इसे फूड को कोट नहीं किया जाता है टीन और जिंक के द्वारा। क्यों, ऐसा क्यों किया जाता है भाई, तो हम देख लेते हैं कि ऑप्शन कहता है जिंक इज कॉस्टलियर देन टीन। कहता है जिंक क्या हो जाता है, महंगा है टीन से। उसके बाद कहता है जिंक हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट इन टीन, क्या है उससे हाई मेल्टिंग है, किससे, तो टीन से जिंक। और जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टीन, और कहता है जिंक क्या है, टीन से ज़्यादा रिएक्टिव है। और जिंक इज लेस रिएक्शन देन टीन, और जिंक क्या है, कम रिएक्टिव है टीन से। तो क्या लग रहा है आपको, मुझे तो जहाँ तक लग रहा है कि ये आपका सी होना चाहिए। देखिए क्या आता है आंसर, सी आ रहा है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टीन। आगे की ओर हम चलते हैं। अब आ गए हैं हम चैप्टर 4 और एक चैप्टर और है, बस थोड़ा सी बात है। अब हम देख लेते हैं चैप्टर 4 में कहते हैं इथेन विथ इज मोलिक्यूल्स फॉर्मूला C2H6 हैज, कितने कौन बॉन्ड्स होते हैं उसमें ये बताना आपको। तो ये हमारा पहला ऑप्शन है 6 कोवेलेंट बॉन्ड्स, 7 कोवेलेंट, 8 कोवेलेंट बॉन्ड्स और 9 कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो ये हमारा क्या होगा भाई, बताइए जल्दी 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 जल्दी, क्या आपका सही है, 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो आगे की ओर हम चलते हैं। आगे की ओर क्या क्वेश्चन है, ब्यूटेनॉन इज ए 4 कार्बन कंपाउंड विथ द फंक्शनल ग्रुप। कहता है कि ब्यूटेनॉन जो है 4 कार्बन कंपाउंड एक फंक्शनल ग्रुप है, उसको हम क्या कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहले देख लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल। तो इसका सीधा सा आंसर होगा सी, कीटोन। ठीक है गाइज, आगे की ओर हम चलते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, उससे पहले पढ़ने में दिक्कत होगा इसीलिए इसे हटाते हैं। व्हाइल कुकिंग if the bottom of them vessel is getting blackened on the outside, it means that, कहता है कि जब हम खाना बनाते हैं तो उसके जो वेसल्स होते हैं उसके बॉटम साइड में क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं थोड़े काले पड़ जाते हैं। इसका मतलब क्या है, तो कहता है क्या, देखिए इसका मतलब है द फूड इज नॉट कुक
कम्प्लीटली मतलब खाना सही से पका नहीं। फिर है बी नंबर, द फ्लू इज नॉट बर्निंग कम्प्लीटली, खाना अच्छा से मतलब आग जो जल रहा है, जो उसके ईंधन है वो अच्छे से जल नहीं रहे हैं, ये हो सकता है इंडिकेट कर रहा है। और तीसरे नंबर में हमारे पास है द फ्लू इज वेट, मतलब कि जो आपका ईंधन है वह क्या है, भींगा हुआ है। और डी नंबर में द फ्लू इज बर्निंग कम्प्लीटली, और इसका मतलब है क्या, ये अच्छे से जल चुके हैं। तो इसका आंसर क्या, कौन बताएगा, जल्दी बताइए। तो इसका बी होगा, द फ्लू इज नॉट बर्निंग कम्प्लीटली, तो ये अच्छे से नहीं जले हैं। आगे की ओर देख लेते हैं। अब हमारे पास आ गया है 5th चैप्टर, और इसके हम एक एक ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ट्रेड विथ गोइंग देम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो कौन से ऐसे बातें हैं जो कि उसके लेफ्ट से राइट की ओर पीरियोडिक टेबल में नहीं दी गई है। ठीक है, तो इसका हम ऑप्शन एक एक करके पढ़ लेते हैं। द एलिमेंट्स बिकम्स लेस मेटेलिक इन नेचर, वो हैं जिसको हम ज़्यादा एसिडिक में नेचर के हैं उसको रखा गया उसमें। या फिर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज है, जिसके इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है उसे रखा गया है। या फिर द एटम्स लेस देयर रिएक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स मोर इजीली, जो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ईजी से आसानी से छोड़ देते हैं, उसको रखा गया है। या फिर द ऑक्साइड्स बिकम्स मोर एसिडिक, या फिर ऐसे को रखा गया है जो बहुत एसिडिक हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं गाइज, क्या आ रहा है हमारे पास। तो सी है, द एटम्स लेस देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजली, मतलब कि आसानी से जो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं उसे इस टेबल में रखा गया है, राइट टू लेफ्ट टू राइट क्रॉस में पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, नहीं रखा गया। ठीक है, आगे की ओर देख लेते हैं। क्या है, एलिमेंट्स एक्स फॉर ए क्लोराइड विथ द फॉर्मूला XCl। ठीक है, कोई मतलब उसके एक अलग होंगे, इसे आपको मतलब बताना है कि x की जगह पे यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो ये जो x है उसकी C के साथ Cl2 के साथ मिलके के कुछ बना रहा है। यहाँ से आपको बताना है क्या होगा। बीच इज ए सॉलिड विथ ए हाई मेल्टिंग पॉइंट, x वुड मोस्ट लाइकली बी इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, और वो अपने ही जैसे ग्रुप में रहता है। तो इसका आंसर कौन बताएगा। तो इसका हो जाएगा बी, मैग्नीशियम क्लोराइड होगा इसका मतलब पूरा रिएक्शन होगा, ये मैग्नीशियम है। ठीक है, आगे की ओर हम चलते हैं। एन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब किसी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसमें क्या होंगे, उसके कक्षाएं में जो होंगे सेल्स में 287 होंगे। ठीक है, उसका जो क्रम होगा 287 होंगे। तो उसके लिए कुछ दिए गए हैं यहाँ पे। कहता है व्हाट इज़ द एलिमेंट नंबर ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो आपको बताना है कि किसके एटॉमिक नंबर हैं। टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड इट बी कम्प्लीटली सिमिलर, और किसके जैसा एकदम सिमिलर है। तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा, ज़रा हम जान लेते हैं। तो इसका बी होगा F9। तो ऐसे F9 ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, 287 जैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं हम। आगे खत्म हो गया आपका ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री का। तो बहुत बढ़िया लगा आपके साथ मिलके, आपको भी आई होप आपको चेक करने का एक अवसर मिला होगा, जिससे आप देख सकते होंगे कि मुझे कितना आता है और क्या इम्प्रूवमेंट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस बार फिर आपके बायोलॉजी के चैप्टर आ रहे हैं, आपकी बुक में होंगे, तो उसके सारे ऑब्जेक्टिव मैं लेके आ रही हूँ। उसके बाद फिर फिजिक्स के, फिर देन आपके बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर भी करवाना है। इससे आप चेक कर सकते हैं। मैंने बहुत पीछे से वीडियो शुरू किया है गाइस, इसके लिए सॉरी, लेकिन आप चेक करके अपने एग्जामिनेशन को एक अच्छे से कर सकते हैं कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना आ रहा है, इसे आप चेक कर सकते हैं, तो सुधार कर सकते हैं। ठीक है गाइस, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको कोई लगता है कि इसे किसी को भेजना चाहिए तो भेज दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।